हेलो फ्रेंड, टेक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई हुई थी उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके टाइपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और कितना नंबर पे आपका पासिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप में आपको कितना कम से कम नंबर लाना है और आपकी जॉब की लोकेशन कहाँ होगी, यानी कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको अगर जॉब मिलती है तो लोकेशन क्या होगी, इलाहाबाद होगी या लखनऊ होगी। तो इन सब के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की अलग अलग पद के लिए आपकी वैकेंसीज आई हैं, जिसमें से आपका स्टेनोग्राफर का पद है, ग्रेड थर्ड का पद है, जूनियर असिस्टेंट का है, ड्राइवर का है इन सब की क्या है आपकी पद है। आगे हम लोग बात करते हैं कि पदों की संख्या कितनी है। तो देखिए, आपके पदों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी पद है, 3932 पद हैं। आगे हम लोग इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है, कितने कितने क्वेश्चंस हैं, और हिंदी पूछा गया तो हिंदी के कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसका फॉर्म जो है 30 अक्टूबर 2022 को आपका शुरू हुआ था और 13 नवंबर को ख़त्म हो गया, यानी कि इसका फॉर्म की डेट जो है ख़त्म हो गई है। तो आई होप कि अभी तक आप लोगों ने इसका फॉर्म भर लिया होगा। एग्ज़ाम की बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, था टू बी नोटिफाइड है, बट जहाँ तक हम जानते हैं कि आपका मार्च से पहले ही एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, लेकिन इसमें अभी डेट आपका मेंशन होके नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं कि जॉब की लोकेशन कहाँ पे होगी। तो जॉब की लोकेशन देखिए, इन्होंने साफ लिख दिया है कि जब भी आपको जॉब मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, आपको इलाहाबाद, यानी कि आपको प्रयागराज ही रहना है, प्रयागराज छोड़ के आपको कहीं नहीं जाना। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप हमेशा प्रयागराज में ही आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जॉब करेंगे, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा है। अब हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। तो सिलेबस में देखिए क्या क्या है, आपका हिंदी है, इंग्लिश है, और आपका जनरल स्टडीज है, और आपका मैथ है। हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथ, इन सबको मिला के कितने को है, तो आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे और कितने मार्क्स के होंगे, तो 100 मार्क्स के आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं कि हिंदी में है तो क्या रहेगा, इंग्लिश में है तो कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, जनरल स्टडीज है तो आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मैथ है तो आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। इसके लिए आगे हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, जो इसका एग्ज़ाम होगा ना, ये दो स्टेज में होगा। पहले स्टेज में क्या होगा कि आपका ये रहेगा, हिंदी रहेगा, इंग्लिश, जीएस अगर ये रहेगा, और ये आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। और ठीक उसी दिन आपका सेकेंड फेज का एग्ज़ाम होगा, और सेकेंड फेज के एग्ज़ाम्स में क्या होगा, आपका 25 मार्क का हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग रहेगी, जिसमें 25 मार्क का आपका हिंदी की टाइपिंग रहेगी और 25 मार्क की आपकी इंग्लिश की टाइपिंग रहेगी। हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को ध्यान देना है कि जो आपका 25-25 मार्क का हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग है, उसमें 10 मार्क पाना अनिवार्य है। अगर 10 मार्क आप नहीं पाते हैं तो ऊपर वाले सेगमेंट में अगर आप पास भी हैं तो यहाँ से आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो हम तो आपको यही सजेशन देंगे कि आप एक काम कीजिएगा कि अपनी तैयारी के साथ साथ टाइपिंग पे भी आप लोग विशेष फोकस कीजिएगा। कैसे कई लोग को हिंदी टाइपिंग नहीं आती, कई लोग को इंग्लिश टाइपिंग नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो कंप्यूटर में बेसिक चीज़ें भी नहीं जानते हैं। तो उसके लिए अभी से आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए और प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं कि जो हिंदी और इंग्लिश की टाइप है, वो आपको कितना कितना आपको टाइप करना है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका 25 WPM फॉर हिंदी, यानी कि 25 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में टाइप करना है, और 30 WPM फॉर इंग्लिश। इसका मतलब ये हुआ कि 30 वर्ड पर मिनट, WPM मतलब होता है वर्ड पर मिनट, वर्ड पर मिनट आपको क्या करना है, इंग्लिश में टाइप करना है। तो 25 और 30 है जो आपके सारे लगभग एग्जाम्स में मांगे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जो आपको टाइपिंग करना है ये आपको कंप्यूटर पे करना है, तो इसको भी याद रखिएगा। आपको अलग से टाइपराइटर वगैरह पे नहीं करना है, कंप्यूटर पे ही आपको टाइप करना है। अब आते हैं इसके सिलेबस में कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ और आपका जीएस है, तो इसका कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। देखिए, किसी भी परीक्षा के एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका सिलेबस। अगर आपको उसका सिलेबस पता है, उसमें टॉपिक क्या है वो अगर पता है, तो आपको क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस वगैरह पर ध्यान नहीं देते हैं, जो मन करता है वो पढ़ते रहते हैं, तो ऐसे आपका नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हिंदी में। हिंदी में देखा जाए क्या क्या पूछा जाएगा, तो देखिए, हिंदी में आपका संधि है, विलोम शब्द है, संधि है, विलोम हो गया, और क्या है, पर्यायवाची के लिए एक शब्द है, लिंग है,
भिन्नार शब्द है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, समान अशुद्धियाँ हैं और लेखक और रचनाएँ भी हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने हैं कि लेखक और रचनाएँ यानी कि किस-किस रचना के कौन-कौन से लेखक हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा। एक चीज़ हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपके सिलेबस में समास नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको समास जो है वो आपको नहीं पढ़ना है, तो आप समास पे ध्यान दीजिए। इसके साथ-साथ आपका वाच्य है, वाच्य आपका नहीं दिया है। इसके साथ-साथ आपका कर्ता कारक, कर्म कारक, कारक भी आपका नहीं दिया है। तो जो-जो टॉपिक नहीं दिया है उसको नहीं देखना है। जितने टॉपिक इसमें दिया है, जैसे संधि दिया है तो संधि देखिए, विलोम दिया है तो विलोम देखिए, पर्यायवाची दिया है पर्यायवाची देखिए, एक शब्द दिया है तो वो देखिए, लिंग दिया है, मुहावरे, समान श्रुतियाँ, तो इन सब चीज़ों पे ही आपको फोकस करना है। ठीक है? आगे बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या-क्या आपका आएगा? तो देखिए इंग्लिश के सिलेबस में क्या है? स्पॉटिंग एरर्स है, स्पॉटिंग एरर्स आपको पढ़ना है, एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको पढ़ना है, सिनोनिम्स भी पढ़ना है, सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची पढ़ना है और इसके साथ-साथ आपका एंटोनिम्स भी दिया हुआ है, यानी कि आपको विलोम भी पढ़ना है। आइडम ऑफ फ्रेज यानी कि मुहावरे भी पढ़ने हैं, जैसे आपको हिंदी में पढ़ने हैं वैसे आपको इंग्लिश में भी वही सिलेबस है। प्रीपोजिशंस दिया हुआ है, प्रीपोजिशंस पे आपको ध्यान देना है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है, यानी कि सेंटेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, कहाँ पे क्या लगेगा, इसको भी ध्यान देना है। पैसेज की भी बात कर रहा है तो एक पैसेज भी आपका दे सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, तो फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, जैसे एक दे देगा, बीच में आपका ब्लैंक रहेगा और कोई भी प्रीपोजिशंस या कोई भी ए एन डी में से इस तरह से कोई भी वहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको भी आपको देना है। पैरा पैरा है, पैरा दे देगा, उसको कंप्लीट करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सेंटेंस अरेंजमेंट है। तो काफ़ी लंबा सिलेबस है आपका इंग्लिश है। ज्वाइनिंग सेंटेंस है, स्पेलिंग टेस्ट भी है, स्पेलिंग टेस्ट से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे देते हैं। 4 स्पेलिंग्स दे देंगे और ये दे देगा कि इनमें से कौन सा एरर है, तो इस पे भी आप लोग को ध्यान देना है कि स्पेलिंग टेस्ट में क्या है। फिर ज्वाइनिंग सेंटेंस भी करना है, यानी कि 4 सेंटेंस दे देंगे और ऑप्शन में 4 सेंटेंस रहेंगे, इनको जोड़ के आपको सेंटेंस क्रिएट करना होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। अब आते हैं कि जनरल स्टडीज यानी कि जीएस में क्या है। तो देखिए कोई अलग से जीएस का सिलेबस नहीं दिया है, इन्होंने सिंपली लिख दिया है कि हम हिस्ट्री से पूछेंगे, तो आपको यानी कि पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन हो या आधुनिक इतिहास हो। फिजिक्स दिए हैं तो आपको फिजिक्स पढ़ना है, बायोलॉजी भी दिए हैं तो आपको बायोलॉजी भी देखना है। तो इन्होंने साफ लिख दिया है कि हम हिस्ट्री से पूछेंगे, हिस्ट्री से कहीं से भी पूछ सकते हैं, फिजिक्स से कहीं से पूछ सकते हैं, बायोलॉजी से कहीं से पूछ सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि रॉकेट वगैरह क्या होता है, परमाणु वगैरह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आप लोग को देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको संविधान भी देखा, इंडियन पोलाइटली की बात कर रहे हैं तो संविधान भी आपको देखना है, ज्योग्राफी भी देखना है, केमिस्ट्री भी दिया है। काफ़ी लंबा सिलेबस है दोस्तों, कमर कस लो अभी से। केमिस्ट्री भी दिया है, इकोनॉमिक्स भी है और करंट अफेयर भी है। तो यानी कि जीएस का कोई भी पोर्शन ये नहीं छोड़ना है, आपको सारा का सारा पढ़ना है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस दिया हुआ है, तो फाइनेंस में आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको बैंकिंग के बारे में, आरबीआई के बारे में, सेबी के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि फाइनेंस में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर, अगर आप एग्ज़ाम के डेट से अगर 6 महीने पहले तक का करंट अफेयर पढ़ना है तो वो पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा आपको उसमें नहीं करना है। मान लीजिए कि अगर मार्च में एग्ज़ाम है तो मार्च से 6 महीने पीछे चले जाइए और वहाँ तक के करंट अफेयर को आप कवर कर लीजिए, तो वो आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। अब आते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स से कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं आपके? तो देखिए मैथमेटिक्स में चैप्टर्स की बात करते हैं तो पाइप से है, बोर्ड से है, स्क्वायर रूट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है और प्रॉब्लम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ है, आपका मेंसुरेशन भी है, लॉगरिथम भी है, पार्टनरशिप है, सिंप्लीफिकेशन है और सिंपल इंटरेस्ट, नंबर, एवरेज, एरिया, एलिगेशन, मिक्सर है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो आपको पूरा देखना है, जैसे वॉल्यूम एंड सरफेस की बात कर रहा है, कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस की बात कर रहा है। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस दो टाइप हो गया है, तो टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें। इसके साथ स्टॉक एंड शेयर, देखिए मैंने ऊपर भी बताया था स्टॉक एंड शेयर, यहाँ पे भी देखिए आगे आपका स्टॉक एंड शेयर्स भी आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ देखिए आपका चैन रूल भी है, रेस एंड गेम्स भी हैं, बोर्ड्स स्ट्रीम है, डेसिमल एंड फ्रिक्शन है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आपका पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना है, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे आपका
वो है, यानी कि अंकगणित और बीजगणित आपको दोनों पे आपको फोकस करना है। तो ये आपका हाई कोर्ट का सिलेबस है। तो अगर आप इस सिलेबस के अनुसार इस चैप्टर को अगर आप पढ़ते हैं तो आपका निश्चित है कि आपको हाई कोर्ट में सफलता मिलेगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। आप कमेंट करते रहिएगा तो मैं ऐसे ही आपको हर चीज़ का सिलेबस देता रहूँगा। इसके साथ-साथ आपको जो है मटेरियल भी प्रोवाइड कराऊँगा। थैंक यू।